अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पिज़ारा। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद हो, और ये जो मसरत का मौका है इस पे तालियां मारने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस पे बहुत ज़्यादा तालियां मारें। तालियां इसलिए मारें कि हर एक डेवलपमेंट जो आपको खुद शनासी दे, आपको आगाही दे, अपने आप को, अपने निज़ाम को, अपने कैरेक्टर को समझने का मौका दे, उस पे तालियां मारनी चाहिए, उसे खुशी मनानी चाहिए। बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तालियां हम इसलिए मार रहे हैं, खुशी इसलिए मना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून और सुन्ना और कुरान की जो तमाम कुरान और सुन्ना की जो तालीमात के नतीजे में नेचुरल जस्टिस का उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जनाब मोहसिन नकवी साहब को पंजाब में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया है। किस चीज़ के लिए? एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए। और मैंने एक ट्वीट में पहले भी कहा था कि एक राजा साहब जो है, राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने जो कारनामे और सर्कस रचाया है नेशनल असम्बली में इस्तीफों के हवाले से, अब देखना यह है कि राजा सिकंदर सुल्तान जो दूसरे राजा हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन के, वो क्या गुल खिलाएंगे। तो उन्होंने जो गुल खिलाने थे वो उन्होंने खिला दिए हैं। अब इसकी हम डायसेक्शन कर सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है। पहले परवेज इलाही साहब ने वो पहले ही कह रहे थे कि अगर मोहसिन नकवी को बनाया या इस किस्म का फैसला हुआ, अगर फैसला मेरिट पे ना हुआ, तो मैं इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करूंगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? पहले तहरीक इंसाफ का कम अज़ कम इनिशियल रिएक्शन तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगी, और जो भी हमने नतायज हासिल करने हैं, हमें अवामी ताकत का पंजाब की सड़कों के ऊपर मुजाहरा करना होगा, लोगों को बाहर निकालना होगा, पब्लिक रेजिस्टेंस शो करनी होगी इन फैसलों के खिलाफ, और वही हल है। लेकिन अब परवेज इलाही की थोड़ी देर के बाद, कोई आधे घंटे के बाद, फवाद चौधरी साहब का भी इस हवाले से स्टेटमेंट जो है उसका टिकट चल रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला किया है कि हम इस जो डिसीजन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? क्योंकि गवर्नर तो वेट भी नहीं कर रहे सुबह का, जो अभी लग रहा है कि शायद सुबह होने से पहले पहले, सूरज तुलू होने से पहले पहले लाहौर का जो है मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ उठा सकते हैं। यानी असूली तो होना चाहिए कि सुबह हो, लेकिन वो वेट नहीं किया जा रहा। और ख़तरा उनको यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी बहादुर है नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई इसको सस्पेंड कर दे नोटिफिकेशन को, और एक मसला जो है वो सारा खिटाई में पड़ जाए। तो ये तो एक बेसिक सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कि क्या हुआ। अब देयर आर सेवरल क्वेश्चंस मेरे सामने, मैंने 4 क्वेश्चंस इसके रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खतरात हैं, इसमें हिकमत अमली और स्ट्रेटजी क्या है बनाने वालों की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है, इस पूरे प्रोसेस में, ये पाकिस्तान के आइन में तरीका रखा है केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को, ये हुकूमत को बनाने के लिए, इसमें क्या सुखम है, इसमें क्या खराबी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि मकसद क्या है, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट किस किस्म के इलेक्शन करवाना चाह रही है, और उनके मकासद गोल क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकेगी, क्या नहीं कर सकेगी। जहन रखिए कि अरशद शरीफ को एक दिन के बाद, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को 90 दिन हो जाएंगे, 3 माह हो जाएंगे। एक खबर ज़रूर आई है कि 30 जनवरी को PFUJ और बाकी सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो मुजाहरे करेंगी, मार्च करेंगी, शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएं। बहरहाल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सवाल इस वक्त हमारे जहनों में। और चौथा ये है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो इस वक्त पाकिस्तान का है, और तहरीक इंसाफ का है और इमरान खान का है, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन, उसका प्रैक्टिकल हल क्या है, सोल्यूशन है क्या। तो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1 कि मोहसिन नकवी साहब को चीफ मिनिस्टर जो बना देते हैं केयर टेकर, उसमें किस किस्म की खराबी है। देखिए, मोहसिन नकवी एक इंटेलिजेंट आदमी है, जो पहले CNN के साथ उनके कॉरस्पॉन्डेंट थे पाकिस्तान में। अच्छा काम किया उन्होंने। फिर वो, उनके अंदर एक ऑन्टरप्रेन्योरियल बिजनेस सेंस थी। उन्होंने सिटी 42 को फॉर्म किया, और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली सिटी 42 को चलाया। और उसमें उनको पीपल्स पार्टी के, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, आसिफ अली जरदारी साहब के प्रो पीपल्स पार्टी हैं। सिटी 42 का चैनल उनका भी पीपल्स पार्टी के अगराज व मकासद और इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जब पीपल्स पार्टी में और PMLN के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट था, जब वो इकट्ठे नहीं थे, एक पॉइंट में नहीं थे, तो सिटी 42 यूज टू इमिट फायर एंड फ्यूरी अगेंस्ट PMLN, शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ। जब से दोनों इकट्ठे हैं तो ज़ाहिर एक मकसद में वो काम कर रहे हैं, और इंटेलिजेंट आदमी। अब
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनकी इतनी क्लोज आइडेंटिफिकेशन रही है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और उसके बाद बतदरीज नवाज शरीफ के साथ कि वो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं एक ऐसे मौके पे जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने का मकसद क्या है, गोल क्या है कि आपने एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने और उसके हवाले से आपने एक तासुर कायम करना है। ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर जो आएगा उसने अपनी इंतज़ामिया खड़ी करनी है, उसने सीनियर अफसरान के तबादले करने हैं, पुलिस के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, सेक्रेटरीज को कुछ भी कर सकता है। तो इस मौके पे आपको एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी जिसके ऊपर दोनों साइड्स एतमाद कर सकती। अब अगर थोड़ा सा क्विक डायसेक्शन एनालिसिस करें कि पीटीआई और पीएमएलक्यू की तरफ से जो चार नाम, पहले तीन फिर मजीद दो नाम, जो चार नाम सामने आए उसमें सबसे मुनासिब नाम आखिर में वो अहमद सुखेरा साहब का, जो करंट कैबिनेट सेक्रेटरी थे, रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया है, वो किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो सबसे मुनासिब चॉइस थे। अगर आप ये कहें कि दूसरी चॉइस जो थी, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के नवीद चीमा साहब, वो भी बहुत मुनासिब चॉइस थे। दोनों चॉइसेस जो हैं वो आपको एक ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एक ट्रस्ट, एक नॉन कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर आपके सामने लेके आती, जो इस सूरत हाल में होना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा इस डिस्कशन को वाइड करें तो आप ये देखेंगे कि पीएमएलएन ने जो दो नाम दिए, जिसमें एक मोहसिन नकवी साहब का दिया, दूसरा आहद चीमा साहब का दिया, जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल ऑफिसर रहे, जिनकी बहुत शरीफ खानदान के साथ क्लोज आइडेंटिफिकेशन रही, ये दोनों ही नाम बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। ये मसला पैदा करने के लिए फेंके गए, मकसद ये था कि यहाँ झगड़ा होगा, जैसा कि राजा बशारत साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 2 दिन पहले कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने फैसला हमें छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो पीएमएलएन पीडीएम की जमातें हैं वो इन दो नामों के ऊपर या खास एक नाम पे मोहसिन नकवी साहब के ऊपर वो इंसिस्ट कर रही हैं और इससे पीछे नहीं हट रही। इसके मुकाबले में शुरू में भी जो पीटीआई पीएमएलक्यू ने नाम रखे उसमें जहां खोसा साहब का नाम था, एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इसी तरह से नसीर खान साहब जो थे एक्स हेल्थ मिनिस्टर का नाम था, तो ये बड़ी मुनासिब नॉन कंट्रोवर्शियल उन्होंने अप्रोच लेके आई जिसको नहीं माना गया। और तो मेरे लिए यहाँ पे जो एक नीयत की खराबी है वो आपको बड़ी क्लियरली जो है नजर आ जाती है। अब ओवरऑल क्या होता है कि तारीखी तौर पर अगर समझें कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है, और इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर आए हैं वो बहुत हद तक उनका एक सेरेमोनियल स्टेटस था, उनको कोई ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। और ऑपरेशनल कंट्रोल हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट का होता है। जब एक केयर टेकर सेटअप आ जाती है तो पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को, लोअर जुडिशरी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट सब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ही अपनी डायरेक्शन ले रहे होते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वगैरह उनको बता रहे होते हैं कि क्या करना है। यहाँ मोहसिन नकवी साहब को कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर लाने का जो एक मकसद है कि जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इलेक्शन को करवाना है या नहीं करवाना, ये किन बुनियादों पे करवाना है और क्या उसके रिजल्ट निकालने, उस हवाले से जो इंतज़ामी डिसीजन मेकिंग करनी है उसको मोहसिन नकवी साहब का कवर दिया जा रहा है। वरना मोहसिन नकवी साहब का पंजाब की इंतज़ामिया या पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट या पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग है या उसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसकी लॉजिस्टिक्स क्या है, कौन लोग कैसे हैं, उनके बारे में ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब का जो है वो डिनर मीटिंग पर तो उनका एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों से गपशप लगाने का, लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। और इसीलिए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या तो एक्स सिविल सर्वेंट्स होते हैं या जज साहिबान होते हैं, जो इस चीज़ में क्लियरली वायलेट कर दिया गया। तो मोहसिन नकवी साहब को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है खुल्लम खुल्ला अपनी मर्जी के फैसले करने के लिए, जिनके लिए जिम्मेदारी जो है वो मोहसिन नकवी साहब को और पीडीएम की जमातों को लेनी पड़ेगी। लेकिन तमाम जो माइंड है इसमें, जो मेंटालिटी है, जो इसमें थ्रस्ट है, जो डायरेक्शन है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है, जनरल आसिम मुनीर उनकी कुलीग्स की हमें इसमें नज़र आती है। और इस्टेब्लिशमेंट के गोल हमें यहाँ पे क्या नज़र आते हैं? दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। गोल क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो हैं उनको किसी भी तरह से वापस प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, पीटीआई को पावर पे नहीं आने देना। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जब कभी भी होते हैं, इलेक्शन उसी स्टेज में हो, उससे पहले इलेक्शन ना हो जब तक कि इमरान खान की ऐसी परसेप्शन पैदा की जाए मीडिया के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, केसेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ स्कैंडल निकाल के, कि आप एक कम अज़ कम क्रेडिबल परसेप्शन क्रिएट कर सकें कि अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं रहे कि वो इलेक्शन जीत सकें। फॉरगेट अबाउट 2/3, ये तो शायद सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले सकें। और फिर उस बदली हुई परसेप्शन में, चूंकि वो परसेप्शन बन नहीं पा रही, जो फेलियर है इस पूरी इस्टेब्लिशमेंट की थ्रस्ट का, स्टार्टिंग फ्रॉम जब से इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया हुआ है, मेरा तो ख्याल है कि अक्टूबर से पहले से शुरू किया हुआ है, अक्टूबर 2021 से पहले से ये प्रोसेस शुरू है, तो और फिर खास करके मार्च के बाद से जो फेलियर है एस्टेब्लिशमेंट का, कि वो जो परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि इमरान खान के साथ लोग नहीं हैं,
तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है अनपॉपुलर हैं और एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमत नहीं बना सकेंगे, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सकेंगे, वो परसेप्शन कायम नहीं हो पा रही। तो चूंकि वो परसेप्शन कायम नहीं हो पा रही, इसलिए इलेक्शन जो है वो आगे जा रहे हैं, नहीं होंगे, और अभी भी वही सूरत हाल है कि उस परसेप्शन को मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। अब गोल बेसिकली ये है कि जब भी इलेक्शन हो, खा वो अक्टूबर में हो या अक्टूबर की भी बाद हो, या किसी तरह से बहाना फेंका जाए और उनको 2024 तक फैलाया जाए ये कह के फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांस अच्छे नहीं है। ये भी ऐन मुमकिन है कि बॉर्डर्स के ऊपर हालात को ख़राब कर दिया जाए, हिंदुस्तान के साथ कोई बॉर्डर स्कर्मिशेस पिक कर ली जाए, साथ अमेरिका से रिक्वेस्ट की जाए कि उनको कहें कि ज़्यादा सख्ती ना हमारे पे करें, ताकि बॉर्डर के ऊपर ही 10-15-20 मील में झगड़ा रहे और गोलाबारी वाला हो और एक टेंशन मच जाए, जिसमें कि पूरी कौम जो है वो अपने इदारों और इस प्रेजेंट रजीम के गिर्द जो है उसको इकट्ठा होना पड़े बहालत मजबूरी। तो इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में रिस्क ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वही खेल खेलना चाहे जो कि अमेरिका या बरतानिया उनसे कहेंगे। बहरहाल इसको माइंड में रखें कि गोल ये है कि एक हंग पार्लियामेंट लाई जाए, अगला इलेक्शन जो किया जाए उसके बाद एक इसी तरह से डिवाइडेड स्प्लिट हंग पार्लियामेंट हो, जिसमें कहने को पार्लियामेंट हो, कहने को डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो, लेकिन तमाम फैसले जो हैं वो GHQ की मर्जी से हों। ये अल्टीमेट फाइनल गोल हमें यहाँ पे लगता है। ये होता है, ये नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब इसमें एक्सटर्नल पावर्स जो हैं, अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए अब तक क्या कुछ किया गया। इमरान खान के ऊपर करप्शन के केसेस बनाए गए। एक ज़माने में था कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान का फैसला हो जाएगा, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। वो एक रोमांस था, जैसे एक फिल्म थी एक ज़माने में रोमांसिंग द स्टोन, तो उससे बड़ा रोमांस किया गया। उनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए गए, रिमूव उन तो किया ही गया, रिमूव करने के बाद तकरीबन 30 के करीब केसेस, दहशत गर्दी के केसेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केसेस, वो एक जज साहिबा के हवाले से था। तोशा खाने के केस से बड़ी उम्मीद थी, वो अभी भी चल रही है। फिर टेरियन वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, वहाँ बड़ी उम्मीदें हैं कि किसी तरह से वहाँ से हम कोई रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। और फिर सब चीज़ें जब काम उनको लगा कि नहीं कर रही, तो इमरान खान को मारने की कोशिश की गई। ऑन 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में GT रोड के ऊपर, जो अल्लाह की मेहरबानी से और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन थी कि वह एफर्ट नाकाम हो गई। वहाँ प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रखी गई, कहा गया कि बंदा पागल है, ये रिलीजियस फैनेटिक है। और जितने भी लोग निज़ाम को और एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो उनमें से इंटेलिजेंट लोग भी यही कहते हैं कि ये एक फैनेटिक है। ये क्यों आप कह रहे हैं कि फैनेटिक है? फैनेटिक ऐसे ही होते हैं, बस इसको लगता था कि एक अजान और म्यूज़िक इकट्ठे चल रहे हैं, इसलिए ये इमरान खान को मारने के लिए आ गया। तो वो अच्छा, बावजूद इसके यहाँ पर एक और आप देखें कि निज़ाम इतना नंगा हो चुका है। नसीम हिजाजी एक पाकिस्तान के बहुत तारीख के मौरख भी थे, और उन्होंने नावल लिखे हैं, रोमांटिक नावल लिखे हैं हिस्ट्री के हवाले से। उनका बड़ा रसूख रहा है पाकिस्तान की थिंकिंग में। उन्होंने लेट 60s में एक सैटायर लिखी थी किताब, जिसका नाम था सफ़ेद जजीरा। सफ़ेद जजीरा उन्होंने लिखी थी अयूब खान की जो डिक्टेटरशिप थी उसके तनाज़र में। और वहाँ उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि फैशिज्म और फहाशी और जुल्म के भूत जो हैं वो नंगे होकर नाच रहे थे। अयूब खान के तनाज़र में उन्होंने लिखा, वो जुमला उन्होंने वहाँ ज़ाया कर दिया, बिकॉज अगर नसीम हिजाजी उसके बाद ज़िंदा रहते तो खैर वैसे ही मर जाते दुख से, अगर ज़िंदा रहते तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन वो जुमला कुछ मेरा ख्याल है अयूब खान पे, उसके लिए अब जो हो रहा है इसके लिए क्या जुमला इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ उन्होंने वो जुमला ज़ाया कर दिया। क्योंकि अब जो चीज़ हम देख रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जुल्म, फैशिज्म और फहाशी के जो भूत हैं वो पाकिस्तान में नंगे होकर नाच रहे हैं। नंगे होकर नाचने से मतलब ये है कि नंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको एक शर्म है किसी चीज़ की, कि आप किसी चीज़ को नहीं करते बिकॉज आपको खौफ है पब्लिक ओपिनियन का, खुदा का, मोरालिटी का, एक्सपोजर का। अरशद शरीफ के कहता रहा कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे मार डालेंगे। डिनायल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेबसी से बैठी रही, किसी ने कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने उसे मार डाला। इमरान खान कहता रहा कि बंद कमरों में फैसला हुआ है कि मेरे पे कातलाना हमला होगा, मुझे मारने का प्लान है, वो फिर कातलाना हमला हो गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो जनाब एक रिलीजियस फैनेटिक था, इसने जाके अपने खर्चा करके ग्लॉक खरीदा है, ग्लॉक खरीद के इसने मारने की कोशिश की है। और अभी आप देख रहे हैं कि उसकी भी कोई दोनों चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है। कल के दिन में अरशद शरीफ के कत्ल को 90 दिन 3 महीने हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लूली लंगड़ी GIT क्रिएट की है, सिर्फ इसलिए कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसको डाइल्यूट किया जाए, और कोई उससे लोग वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा रोल है पिछले 1 बरस में इस पूरी पॉलिटिक्स में, उसमें जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान के अवाम की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से और उनके ब्रदर ऑनरेबल जस्टिस साहब से, वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, जो कि बेसिकली कोर्ट की बेबसी की एक दास्तान हमारे सामने। तो ये सब कुछ हुआ, इसीलिए कहते हैं कि नंगे होकर फहाशी की भूत मांगने का मतलब है कि आपको खौफ ही नहीं है सिरे से। यानी वो चीज़ जो लोग आप पे कह रहे हैं कि करने वाले हैं, मुझे मारने वाले हैं, मेरे खिलाफ करने वाले हैं, वो चीज़ आप करते हैं।
यही चीज़ हुई है मोहसिन नकवी साहब के केस में भी, कि दुहाई मची हुई है कि ये मोहसिन नकवी को बनाना चाह रहे हैं। 10 दिन से ये कहानी चल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर मोहसिन नकवी के ऊपर ही एक मुतफ़िक़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कर देता है। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आता है। वैसे तो पाकिस्तान के आइन में, अब कानून के अंदर दर्जनों शायद सैकड़ों फ्लॉज हैं, जिनकी हर जो आर्गूमेंट होता है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ होती है कि आपकी आपकी असम्पशंस क्या हैं और उसकी एविडेंस क्या है उन असम्पशंस को, ये कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के। यहाँ जो आइन में लिखा गया, जो अलबन ये पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने मिलकर ये कानून बनाया था केयर टेकर सेटअप का, कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा बिटवीन बोथ साइड्स तो आप उसके ऊपर फैसले को छोड़ देंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इसमें जो असम्पशन बड़ी अजीबोगरीब है कि इलेक्शन कमीशन क्या, इसमें असम्पशन ये कि इलेक्शन कमीशन एक सच्चा दीनदार किस्म का सच्चाई पे और नेचुरल जस्टिस पे फैसला करेगा। भाई ये असम्पशन क्यों है? आखिर इलेक्शन कमीशन भी तो एक सिस्टम में एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि क्लियरली ये जो इलेक्शन कमीशन है राजा सिकंदर सुल्तान का, ये पोलिटिसाइज है, ये पेनिट्रेटेड है, ये एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है, ये एक साइड से मिला हुआ है। तो ये जो असम्पशन के इलेक्शन कमीशन करेगा, ये इसेंशली एक फ्लॉड असम्पशन थी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने करना नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बहस होगी तो इश्यूज बहुत हैं, और इश्यूज में है कि ये पूरा जो प्रोसेस और तरीकाकार वजह किया गया है ये इसेंशली फ्लॉड है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये फैसले को नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्शन कमीशन का इस पर कोई रोल नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर दोनों साइड्स, जैसे ये तीन तीन लोग थे फ्रॉम पीपीपी पीएमएलएन और दूसरी तरफ से पीटीआई की तरफ से पीटीआई पीएमएलक्यू वर्सेस पीडीएम, अगर इनके दरमियान कमेटीज़ में इतफाक नहीं होगा तो आप उसको टाइम ज़्यादा देंगे। आप कहेंगे 24 घंटे में डिसाइड कर ले, कमरे में बंद हो जाएं। एक प्रोसेस ये हो सकता है कि आप कमरे से बाहर निकलेंगे ही नहीं, वहीं डिनर करेंगे, वहीं चाय कॉफ़ी करेंगे, उसी के साथ टॉयलेट होगा, और आपने 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर फैसला करके निकलना है। फिर जो ये लिखा गया है कि दो दो नाम दे दें, ये दो दो नाम की बजाय आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होनी चाहिए कि आप पहले दो नाम दें, फर्स्ट सेट ऑफ 2 नेम्स, उस पर एग्रीमेंट नहीं होता, सेकेंड सेट ऑफ 2 नेम्स दें, उस पर एग्रीमेंट नहीं होता, थर्ड सेट ऑफ 2 नेम्स दें, उस पर एग्रीमेंट नहीं होता, फोर्थ सेट ऑफ 2 नेम्स दें, उस पर एग्रीमेंट नहीं होता। होना ये चाहिए कि आप फैसला करके बाहर निकलेंगे, और पॉलिटिशियंस को यानी ट्रेजरी ब्रांचेस को और अपोजिशन को आपस में आमने सामने बैठ के फेस टू फेस इसका हल निकालना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ये होगा तो कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर उस फैसले को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट तरीका ये हो सकता है कि अगर सपोज पॉलिटिशियंस आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकते तो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बना ली जाए पहले से, जिसमें रिटायर्ड जज साहिबान हो, जिसमें ऑड नंबर हो। वो ऑड नंबर 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, जिसमें रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हों, जिसमें रिटायर्ड जज साहिबान हों, या उसके अंदर एक्टिव सिविल सर्वेंट्स, एक्टिव जज साहिबान भी हो सकते हैं। उसके अंदर एक प्लेयर जो है वो इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 2-3 मेंबर उनके हो सकते हैं। कुछ लोग आप बड़े जो 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 रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जैसे एतजाज़ एहसन साहब हैं और बहुत लोग हैं, वो लोग उसका हिस्सा हो सकते हैं, और इस तरह से आप एक आर्बिट्रेशन के जरिए उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर फैसला छोड़ दें, ये इंतहाई घटिया असम्पशन के ऊपर कायम किया हुआ ये था फार्मूला। अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई इसको देखे, आई डोंट नो वेदर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वहाँ क्या डिबेट होती है, तो सबसे पहले तो इस कानून को बदलने की जरूरत है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन, और ये भी हो सकता है कि जो सारा का सारा प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का बिटवीन दी ट्रेजरी बेंचेस एंड ऑपोजिशन, इसको लाइव टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाए बाकायदा 24 घंटे। और होना चाहिए एक चैनल ऐसा पार्लियामेंट का, डेमोक्रेसी के हवाले से, जिस तरह अमेरिका के अंदर है डिफरेंट जगहों पे जहाँ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग दिखाते हैं, या कोर्ट चैनल्स होते हैं जहाँ पे आप प्रोसीडिंग दिखा सकें कि दोनों साइड्स अपने अपने कैंडिडेट्स के फेवर में कि ये क्यों मुनासिब है, क्या आर्गूमेंट्स देते हैं, क्या आर्गूमेंट सामने लेके आते हैं। वो चीज़ अगर आप उसको लोगों को दिखाएंगे तो फिर जाहिर है कि आप पब्लिक का, मीडिया का उसमें इनपुट और जजमेंट भी ले आएंगे। बहरहाल पॉइंट इज कि बेवकूफ़ी पे मबनी एक फ्लॉड प्रोसेस था जिसके नतीजे में हुआ। अब सोल्यूशन क्या है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए सोल्यूशन तो इस सारी सूरत हाल का, यस ऑफ कोर्स सड़कों पे आप जाएंगे, एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होगा जिसे मीडिया पिकअप करेगा, अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को वो नज़र आएगा, इस्टेब्लिशमेंट भी एक पब्लिक परसेप्शन उसको देखेगी, रिएक्शन को, और दुनिया भी उसको देखेगी। लेकिन पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत का जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, एंड द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन, कोई और सोल्यूशन यहाँ पे अब है नहीं है, पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि वाशिंगटन जो है उसके अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास इतनी एक लॉबिंग एबिलिटी हो। ऑफ कोर्स व्हाट आई एम सेइंग इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, लेकिन एनालिस्ट को तो कंट्रोवर्शियल बात करनी ही पड़ेगी। वाशिंगटन के अंदर इतनी परसुएसिव लॉबिंग एबिलिटी हो। 3 जो यहाँ पे कमेटीज़ हैं, सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी, हाउस की, जिसको उर्फ आम में लोग कांग्रेस समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 हिस्से हैं, सेनेट एंड हाउस। सो सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी,
हाउस फॉरेन रिलेशन कमेटी और मेरे ख्याल है हाउस की जो अप्रोप्रिएशन कमेटी है जो फंडिंग्स का फैसला करती है, इनको तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अमेरिकन के ज़रिए या अपने लॉबिस्ट के ज़रिए प्रोट्रैक्टेड उनके सामने अपना केस बिल्डअप करे और कहे कि हम अमेरिका के और अमेरिका के मफादात के खिलाफ नहीं हैं. ऑल व्हाट वी वांट इज़ अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. पाकिस्तान में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी which is not being controlled by Pakistan's military establishment is the best way forward for Pakistan and US relationship, and we understand US concerns on Afghanistan, on India and everything. अभी मैं बात कर रहा हूँ चूँकि मैं मुनाफ्कत से बात नहीं कर रहा और पाकिस्तान का तमाम निज़ाम अल्लाह की मेहरबानी से सिर्फ और सिर्फ मुनाफ्कत के ऊपर खड़ा है, तो ऑफ कोर्स अगर पीटीआई ऐसा करने की कोशिश करेगी तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये तो कहते थे कि अमेरिका ने हमें पावर से निकाला है और अल्टीमेटली इमरान खान जो है वो अमेरिका की मदद से वापस ताकत में आना चाहिए. हकीकत ये है कि जो निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ब्लेसिंग से बैठा हुआ है. ये पीडीएम की जमातें और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सारा का सारा एक कोल्यूजन है, जो उनके ज़माने कॉपरेशन है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सामने खड़ा किया वो खुद पीछे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लंदन और वाशिंगटन है. इसकी तमाम लेजिटिमेसी जो है वो वेस्ट के वाशिंगटन, लंदन और उसका जो ग्लोबल आर्किटेक्चर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, उसी के अंदर उसी की लेजिटिमेसी और उसकी गुडविल पे ये सिस्टम खड़ा हुआ है. कहानी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में झूठ की कुछ और है, लेकिन इसका हल जो है वो इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है. अब जाहिर है कि इसको नहीं कर सकते पीटीआई वाले, बिकॉज पहले तो उनको कभी समझ ही नहीं आई इन चीज़ों की, और इमरान खान साहब तो इस वक्त इतने घबराए हुए हैं कि अमेरिका के जो एम्बेसडर है, जो बहुत वेल मीनिंग आदमी लग रहा है, अगर आप देखें जब से ये नया एम्बेसडर आया है इस्लामाबाद में, उसने मेरे ख्याल 1-2-3 दफ़ा कोशिश की है इमरान खान से मिलने की इन रिसेंट डेज़ में, लेकिन इमरान खान साहब के जहन पे ये प्रेशर है कि अगर मैं उसको मिलूंगा तो बात आउट हो जाएगी, लोग समझेंगे कि मैं अमेरिकन एम्बेसडर के साथ या वाशिंगटन के साथ पीएंगे बढ़ा रहा हूँ. इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान को ये क्राइसिस देखना इसलिए पड़ा. कामरान खान साहब ने, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बहुत ही रिस्पेक्टेड टेलीविजन एंकर, मैं कम अज़ कम बात उनको सीरियसली लेता हूँ. कामरान खान साहब ने अपनी छोटी सी एक वीडियो क्लिप जो है वो ट्वीट की हुई है, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ भी है, जिसमें उन्होंने कहा ये कि इमरान खान साहब आपको अल्लाह अगर दोबारा पावर देगा तो आपने वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपने पहले की, और गलतियाँ की निशानदही उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है. उसमें उन्होंने कहा, तस्वीरें भी दिखाई उन्होंने उस छोटी सी फुटेज में, जिसमें इमरान खान के साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, पीएमओ की, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उन्होंने कहा कि आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी, आपको बड़ी सपोर्ट हासिल थी, बड़ी कोशिश की आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन आपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए. इसी तरह से आपने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की सर्द महरी को, कोल्ड शोल्डरिंग को सीरियसली नहीं लिया, और अब उम्मीद है कि आप इस किस्म की मिस्टेक्स नहीं करेंगे. रॉन्ग डायग्नोसिस, मैंने उसके बारे में कोट ट्वीट किया है. ख्वाहिश अच्छी हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों, हालांकि कामरान खान साहब इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, लेकिन शायद वो भी इस पॉपुलर नैरेटिव में जिसको जनरल बाजवा और उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसमें लोगों को फैलाया. और अभी मैं रिसेंटली किसी को मिला था, एक बहुत वेल मीनिंग वकील साहब को मैं यहाँ मिला था, बहुत अच्छे वेल मीनिंग, हार्ट एंड माइंड एंड राइट प्लेस, तो उनका भी ये ख्याल था कि इमरान खान से इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने जान छुड़ाई कि इमरान खान इकनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर सके, उस्मान बुज़दार को उन्होंने लगाया और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की अपॉइंटमेंट्स वाला नहीं है. रॉन्ग डायग्नोसिस. असल जो इमरान खान की फेलियर है प्रिंसिपल, वो ये कि इमरान खान ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया. जो नवाज शरीफ ने चेक्स लगाए थे ऑन द पेनिट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और जो उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी ने किसी हद तक रोकने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंसिपली नवाज शरीफ ने 2013 से 2017 के दरमियान में और उससे पहले भी जो एक स्टैंड लिया हुआ था, इमरान खान साहब उसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत को नहीं समझ सके. उल्टा क्या किया कि इमरान खान साहब ने टोटल रिलायंस कर ली इंटेलिजेंस के ऊपर, जीएचक्यू के ऊपर, और ये समझा कि जीएचक्यू और इंटेलिजेंस मेरे एलाइज हैं अगेंस्ट जरदारी एंड अगेंस्ट नवाज शरीफ, और हम सब मिल के पाकिस्तान को एक करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं. और कश्मीर के ऊपर जो क्लियरली किसी ने पाकिस्तान से कॉपरेट किया ऑन 5 अगस्त 2019 में, जब हिंदुस्तान को इंडिकेशन दी गई कि आप अगर ये कर लेंगे आर्टिकल 370 को ख़त्म करना, तो हमारी तरफ से इतना रद्द-ए-अमल नहीं होगा. एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ऐसी गारंटीज़ और एश्योरेंसेस पाकिस्तान की साइड से इमरान खान नहीं दे सकता था, तो ये एश्योरेंसेस किसने दी होंगी. बहरहाल उसके बाद इमरान खान को चाबी दे दी गई और इमरान खान को कहा गया कि आप नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ी ग्लोबल पोजीशन ले लें, जो इमरान खान ने और पीटीआई ने ले ली, और बड़े मुजाहरे किए, सो मच हो कि नरेंद्र मोदी को ह्यूमिलिएट करने के लिए अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में 30-40 हज़ार, शायद 30-1 हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए, जहाँ यहाँ पे हाउडी मूडी वगैरह सब चल रहा था, और उसमें बहुत
ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जो आरएसएस बीजेपी के यूएस चैप्टर्स हैं वो बहुत खिलाफ हो गए इमरान खान के। उन्होंने तहिया किया कि इमरान खान को अमेरिका की जो गुडविल है उससे आइसोलेट करना है। और चूंकि बाइडन की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें इन चैप्टर्स का बड़ा क्लियरली इनपुट और रोल था, उसके बाद उन्होंने इंश्योर किया कि प्रेसिडेंट बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमरान को कोल्ड शोल्डर करे। ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान में नहीं समझा गया। और चूंकि पाकिस्तान में इनको नहीं समझा गया, इमरान खान पीटीआई में कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि वो इन चीज़ों को समझ सकें, इसलिए उन्होंने बेदर पे मिस्टेक्स की। लेकिन प्रिंसिपल फेलियर उनका वो नहीं है जो कामरान खान साहब कह रहे। प्रिंसिपल फेलियर ये नहीं है कि उन्होंने मिलिट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। प्रिंसिपल फेलियर ये है कि उन्होंने मिलिट्री ही के ऊपर टोटली डिपेंड किया और उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बहुत ज़्यादा दूरियां रखी। अगर इमरान खान साहब को दोबारा पावर मिले, जो आई डोंट नो वेदर ही अंडरस्टैंड्स दैट और नॉट, उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखना होगा और उनको पाकिस्तान की जो अपनी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके साथ उनको रवाबित रखने होंगे। उनकी कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन कभी मुलाकात भी होनी चाहिए, डिनर के ऊपर, लंच के ऊपर, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, मीटिंग में। अगर प्रिंसिपल इश्यूज़ पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो सेकेंडरी इश्यूज़ के ऊपर रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ट्रेजरी और अपोजिशन आपस में मिलके जो है चीज़ें कर सकते हैं। और फिर सेकंड टीयर जो लीडरशिप होती है, जैसे फवाद चौधरी हैं, परवेज़ खटक हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, इनके ताल्लुकात जो हैं वो होने चाहिए दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों की समझ नहीं आई। तो अब तक तो ये सूरत हाल है, खासा मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन चंद घंटों के बाद जब और सिचुएशन क्लियर होगी तो अगेन आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच।